हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम सभी अपना प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आज जो है ये प्रैक्टिस सेट हम आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लेकर चलेंगे। सीडीपी का आपका पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट है। तो ये पेपर 1 वाले बच्चे भी देख सकते हैं और पेपर 2 वाले बच्चे भी देख सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि प्रैक्टिस सेट को कैसे करना है। आप सभी मैसेज करते हैं कि हिंदी का कराइए, इंग्लिश का कराइए, संस्कृत का। तो देखिए जैसे जैसे टाइम मिलता है उस तरीके से हम आपको कराते जाएंगे। तो आज हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का। देखिए ये आपका 28/12/2022 का पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। जो हमारे पुराने बच्चे उन्हें पता है कि पेपर को कैसे करना है, आपको प्रैक्टिस सेट कैसे करना है, और जो नए बच्चे उन्हें बता देना चाहते हैं कि आप नंबरिंग क्या करिए। ठीक है, नंबरिंग कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 और 15 नंबर तक हम क्वेश्चन बताते हैं। बाकी आप अपने से उत्तर दिया करिए। जब मैं उत्तर बताया करूँ, अगर क्वेश्चन आपका सही होता है तो सही करिए, गलत होता है गलत करिए। लास्ट में काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। और प्लीज़ आप सभी कमेंट किया करिए। अब देखते हैं आप सभी बच्चे क्या करते हैं, सीडीपी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं और सारे सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं। देखिए सीडीपी पढ़िए लेकिन तो सारे सब्जेक्ट को पढ़िए। सीडीपी के अलावा भी आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो जितना भी मैं हिंदी, आप लोग कहते हैं हिंदी सेकेंड या फिर इस तरीके से, तो हिंदी का जो भी आपका है वो मैं सेकेंड या फर्स्ट पढ़ाऊँ, दोनों में आपको काम दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं हिंदी का एक एक करके डालती जाऊँगी, आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है। क्वेश्चन है कि कथन ए है कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। क्या सही है? ये आप सभी को बताना है। तर्क इनका है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो देखिए जब तर्क आपको दिया रहे तो यहाँ क्योंकि आपको लगा कि इसका उत्तर देना है। ठीक है, अगर क्योंकि का उत्तर आपको मिल गया तो समझ जाइए कि आपका उत्तर सही हो गया। तो देखिए इनका कथन भी कहना सही है, इनका तर्क भी सही है। देखिए बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, जो शरीर का विकास होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे का शरीर का विकास नहीं होगा तो बच्चा बढ़ेगा नहीं, बच्चा अच्छी तरीके से, मतलब कि विकास होना बच्चे में बहुत ज़रूरी है। तो ये इन्होंने कहा क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। अगर आपका विकास हुआ है, नहीं हुआ है, देखिए कुछ लोग का विकास नहीं हुआ होता है और वो क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं। छोटे होते हैं तो उनको सामाजिक प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, वो संज्ञान, उनका जो संज्ञान होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आप सभी को पता है कि बच्चे का विकास जरूरी है। आप सभी को पता है कि बचपन में जो विकास के सभी आयाम एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ये भी आपको पता है। और एक दूसरे से क्या करते हैं, बेहद प्रभावित भी करते हैं। जो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित तो करना ही करना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर सिर से बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। आप सभी को पता है कि जो विकास होता है हमारा यहाँ सिर से स्टार्ट होता है, फिर धड़ कर आता है, फिर यहाँ पे हाथ बढ़ता है, फिर इधर से आता है, फिर पैर बढ़ता है। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता है। तो इसमें से क्या है जो आपको उस सिद्धांत का नाम बताना है। ऑप्शन ए है कि समीप दूराभिमुख सिद्धांत उसे कहेंगे, या शीर्षगामी सिद्धांत कहेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत कहेंगे। ऑप्शन डी है कि एक रूपता का सिद्धांत। उसे हम कौन सा सिद्धांत कहेंगे, आप सभी बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, शीर्षगामी सिद्धांत। शीर्षगामी, इसको याद रखिएगा। शीर्ष मतलब सिर हो गया, शीर्ष से, गामी मतलब पैर से चलते हैं ना ये, तो गामी मतलब गति हो गया। इस तरीके से ट्रिक से याद करिएगा, पैर से चलते हैं तो सिर से पैर की तरफ चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा है कि डैश आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए है परिपक्वता, बी है पाठ, सी है अनुकूलन, डी है आपका समाजीकरण। तो आप सभी को बताना है जो हमारा आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को कौन संदर्भित करेगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा सही उत्तर होगा क्या होगा, हमारा मैच्यूरेशन, परिपक्वता। जो हमारी परिपक्वता होती है वो आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को क्या करेगी, संदर्भित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्वेश्चन पे बोनस अंक मिला है, आयोग ने इसको हटा दिया है तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है
तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। ठीक है, अब जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि बच्चे के संरक्षण के कौशल नहीं है, बी है कि बच्चे ने वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल की है, सी है कि जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है, डी है आपका कि बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। तो क्या होगा यहाँ पर, उत्तर बताइएगा आप सभी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार हमें बताना है कि बच्चे की सोच के बारे में बताना है कि क्या कहा जा सकता है कि जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है, मान लीजिए ये ग्लास है, इसमें क्या है, पानी आपका। अब ये दूसरा ग्लास है, इसमें भी क्या है, आपका पानी है, इसमें से इसको इसमें डाला जा रहा है। अब बच्चा उसको क्या कर रहा है, देख रहा है, तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। तो उसको लगता है कि जैसे कि ये ग्लास पतला है, तो अब ये कहेगा, अब यहाँ पे मान लीजिए ये 2 ग्लास हो गया, अब इसमें से हम इसमें पानी डाले हैं, प्लस आपका एक और है, और ये क्या है, चौड़ा ग्लास है। ठीक है, पानी उतना ही है, पानी उतना ही है, लेकिन अब उससे हम पूछेंगे, इसमें पानी डाल दिए और इसमें, दोनों में बराबर पानी डाल दिए। अब उससे पूछेंगे किसमें पानी अधिक है, किसमें कम है, तो उसको समझ में नहीं आएगा, कहेगा कि इसमें क्या है, वो ये नहीं बताएगा कि पानी बराबर है, बस बर्तन क्या है, छोटा बड़ा है, वो ये नहीं बता पाता है। वो कहता है कि इसमें पानी कम है, इसमें पानी ज़्यादा है। तो अब जीन पियाजे यही पूछ रहे हैं कि उस बच्चे को, तो अब उसके बच्चे की सोच के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इनका कहना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, हैज़ नॉट अटेन कंजर्वेशन। ठीक है, बच्चे के जो संरक्षण है, वो संरक्षण के कौशल उसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया गया है कि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए और बी हम दे रहे हैं, इन्हीं दो में से आपका सही है, उन्हीं में से बताइएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर ए है, इसके पहले ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, जो बच्चे पूरा वीडियो देखे होंगे उन्हें पता होगा। अब देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों वीडियो देखा करिए, वो आपके CDP में काम आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है कि संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। बी आपका है कि पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, संवेदी चालक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। तो अब आपको बताना है कि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए। पहले क्या आता है आपका, प्री ऑपरेशनल स्टेज आता है, फिर कंक्रेटिव आता है, फिर उसके बाद सेंसरी मोटर आता है, फिर फॉर्मल ऑपरेशन आता है। ठीक है, पहले पूर्व होगा, पूर्व मतलब पहले हो गया, ये आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक आ गया, फिर संवेदिक चालक आ गया आपका, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका अमूर्त, और क्या आएगा आपका अमूर्त संक्रियात्मक चरण आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा, यहाँ पे एक बार मिला लीजिएगा, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, बी को हटाइएगा। सबसे पहले क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक नहीं आता आपका, पहले संवेदी चालक आता है। ठीक है, पहले सेंसरी मोटर आपका आता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा आप सभी यहाँ पर। ठीक है, पहले संवेदी चालक चरण आता है, फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक आता है, फिर मूर्त आता है चरण, फिर उसके बाद अमूर्त। अमूर्त जो होता है, देखिए यहाँ पे अमूर्त भी आपका लास्ट में दिया है, यहाँ भी दिया है, तो आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको ये पूरा चरण याद करके रखना है। ठीक है, देखिए संवेदी यहाँ पर आ गया, पहले संवेदी चालक चरण आएगा, फिर पूर्व संक्रियात्मक आएगा, यहाँ पर क्या कर दिया है, थोड़ा उल्टा कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा आप सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा, बी को हटा दीजिएगा, बी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा संवेदी गामक या चालक चरण होता है, वो जन्म से 2 वर्ष पहले होता है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, संवेदी आएगा। फिर पूर्व संक्रियात्मक क्या होता है, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष में जाता है, तब वो उसका पूर्व संक्रियात्मक चरण होता है। मूर्त संक्रियात्मक कब आएगा, जब बच्चा 7 से 11 वर्ष में रहता है, तब क्या आता है, उसका मूर्त संक्रियात्मक चरण आता है। चौथा देखते हैं, अमूर्त कब आएगा हमारा, जब बच्चा 11 वर्ष या उससे ऊपर रहेगा, तो हमारा क्या आएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये आपका जो चरण है, 4 चरण है, इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि पियाजे द्वारा कितने चरण दिए गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा, 4 चरण दिए गए हैं। फिर पूछ देगा कभी कभी कि इन्हीं 4 चरणों में से आपका 1-2 नाम दे देगा, और पूछ देगा कि पियाजे द्वारा इनमें से कौन से चरण है, कौन से चरण नहीं है। तो अगर ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा, तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन आपका अगला है कि नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है। ठीक है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है,
कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है। देखिए आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपको कोहलबर्ग से, जैसे आपका कोहलबर्ग हो गया, और उसके बाद आपका जेंडर रूढ़िवादिता हो गया, उसके बाद आपका पियाजे हो गए, और आपके बहुबुद्धि सिद्धांत हो गया। ऐसे 8-10 क्वेश्चन है जो आपको पूछना ही पूछना है, तो इस पैटर्न को एकदम अपने माइंड में सेट करके रखिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए है कि यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास, बी है सजा आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप किचन में गए हैं, आपकी मम्मी खाना बना रही हैं और वहाँ पे मिठाई रखा हुआ है। अब आप उस मिठाई को खाने से क्या कर रही हैं, अपने आप को, आपका खाने का मन है लेकिन आप अपने आप को क्या कर रही हैं, रोक रही हैं। अब यह सोचकर खाने से रोक रही हैं कि अगर हम खा लिए तो हम पकड़े जाएंगे कि हमने ही खाया है, ठीक है। अब कोहलबर्ग कहते हैं कि अब आप जो खाए हैं तो नैतिक विकास की किस अवस्था में आप चल रहे हैं इस टाइम। तो चलिए यहाँ पे क्या होता है, आप क्यों डरते हैं, किस चीज़ से डरते हैं। आपको लगता है कि अगर हम खाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, और आज्ञाकारिता अभिविन्यास मतलब कि हम क्या करेंगे, आज्ञा का पालन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है कि किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ऑप्शन ए है लेवागस्की, बी है आपका जीन पियाजे, सी है हावर्ड गार्डनर, डी आपके हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। अब आपको बताना है कि किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले, मतलब जितना उनके पास ज्ञान है उनसे ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के अंतःक्रिया करके सीखते हैं। इनमें से आपके एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, सीधा सीधा है। एक मनोवैज्ञानिक है जो कहते हैं कि बच्चा क्या करता है कि अपने से ज्यादा उनका जो समकक्षी है उसको उससे ज्यादा चीजें आ रही हैं तो वो उससे सीख के अंतःक्रिया करके सीखता है। तो ये कौन कहता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो ये कहने वाले हैं वो आपके लेवागस्की जी हैं। जैसे हमने आपको बता दिया कि लेवागस्की से आपके एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देता है। जीन पियाजे हो गए, हावर्ड गार्डनर हो गए, आपके लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए। ये आपके उसके बाद जेंडर रूढ़िवादिता हो गया, और इसके पहले अभी जो हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो सजा और आज्ञाकारिता है उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको बन के आते हैं, उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि लेवागस्की के अनुसार, देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपका लेवागस्की से ही आ गया। इनके अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो लेवागस्की के अकॉर्डिंग उसमें से इम्पॉर्टेंट रोल किसका है, ठीक है। ऑप्शन ए है कि अनुकूलन का है, बी है कि पुनर्बलन का है, सी है कि सांस्कृतिक परिवेश का है, डी है कि आनुवंशिकता का है। अब आप सभी बताइए, लेवागस्की के अनुसार बताना है जो संज्ञानात्मक विकास आपका है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका आपके संज्ञानात्मक विकास में। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारे लेवागस्की है इसमें सबसे बड़ा क्या है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का आपका सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है, सांस्कृतिक परिवेश का होता है। अब हम आपको बता देना चाहते हैं जहाँ भी लेवागस्की दिख जाए और जहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक दिख जाए वहाँ पे आप टिक कर दीजिए, आपका आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा, और वो 100% सही हो जाएगा, क्योंकि लेवागस्की सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत दिए हैं। कहीं भी आपको आए सामाजिक सांस्कृतिक और लेवागस्की दिखे टिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। देखिए हावर्ड गार्डनर जी भी आगे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हावर्ड गार्डनर से भी आपको क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आपका है कि हावर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलता पूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है। ऑप्शन ए है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, बी है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, सी है आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी आपका भाषाई बुद्धि। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हावर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों कुशलता पूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि, मतलब आप शरीर और वस्तु दोनों का क्या करें, कुशलता पूर्वक उपयोग करने की आप में क्या है, क्षमता है, तो उस बुद्धि को हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो जब शरीर का आ गया तो शारीरिक हो गया, शारीरिक गति आपका सही होना चाहिए, और किसी वस्तु का आप प्रयोग कर रहे हैं अगर तो आपका जो संवेदनात्मक बुद्धि है वो भी आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा कि शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
क्वेश्चन है आपका कि बुद्धि में क्या शामिल है। ऑप्शन ए है छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। बी आपका है कि लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। सी आपका है कहानियों व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता। डी आपका है कि प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। बुद्धि क्या है, बुद्धि में क्या शामिल है, आपको ये बताना है। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं। आप सभी इसका उत्तर लिख लीजिएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि बुद्धि में क्या शामिल है। जो हमारी बुद्धि है उसमें क्या, देखिए छवियों, ठीक है, और चित्रों को सोचने की क्षमता आपकी बुद्धि में है, आप सभी को पता है। सटीक और अमूर्त रूप से आपकी कल्पना करने की क्षमता भी आपकी बुद्धि में है, ये भी पता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। देखिए क्वेश्चन को पढ़ा करिए, आंसर पढ़ा करिए और कुछ उसमें माइंड लगाया करिए। अब जैसे बुद्धि से अब रिलेट करिए कि बुद्धि क्या हो सकता है, अगर हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं तो क्या क्या होता है, ठीक है। हम छवि और चित्र को सोचने की क्षमता रखते हैं अपने दिमाग में, सटीक अमूर्त रूप से कल्पना करने की भी क्षमता रखते हैं, तो ये सही है। अब लय ताल हमारी बुद्धि का कोई इससे लेना देना नहीं है, कहानी कविता, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो बहुत सटीक बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम क्या करेंगे, सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि यह सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ाना नहीं या बढ़ावा देगा, ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है, सही कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है जेंडर समता, बी है जेंडर रूढ़िवादिता, सी है जेंडर भूमिका में लचीलापन, डी है जेंडर समानता। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे। देखिए क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब है कि आप शिक्षक अगर हैं, लड़के लड़कियों में क्या करें, ये अंतर कर रहे हैं, ठीक है। क्यों अंतर कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मजबूत बनो, लड़कियों की तरह मत बनो, तो इसका मतलब यहीं से क्लियर हो गया है कि ये लड़कियों और लड़कियों में क्या कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आप सभी बताइएगा। तो यहाँ से सीधी सीधी बात है, यहाँ पर आपकी जेंडर रूढ़िवादिता चल रही है, क्योंकि कभी भी जब हम लड़के और लड़की में अंतर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो वो जेंडर रूढ़िवादिता होता है, ये याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम लड़की के लिए अंतर कर दें और लड़के के लिए नहीं, दोनों का सेम सेम है। जैसे यहाँ पर ये कह दिया कि मजबूत बनो और लड़कियों की तरह मत बनो, तो भी ये रूढ़िवादिता में आएगा। अगर यहाँ पे कह दिया कि मजबूत बनो, लड़कों की तरह मत बनो, तो भी ये रूढ़िवादिता में आएगा। मतलब किसी एक को हमें बहुत ज़्यादा फोकस किसी एक पे नहीं करना है, या किसी एक को बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, दोनों को हमें बराबर क्या करना है, हिस्सेदारी करना है, किसी को ऊपर नीचे नहीं रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जेंडर रूढ़िवादिता में अगर अंतर किए तो तुरंत जेंडर रूढ़िवादिता आपका आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ, ऊपर से पढ़ते हैं, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए है उचित समावेशन, बी है मानकीकृत मूल्यांकन, सी है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, डी है दृष्टिकोण में अनम्यता। क्वेश्चन आप पहले ध्यान से पढ़ा करिए, तब आप ऑप्शन देखा करिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पहले ये देखिए, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में मतलब अलग अलग क्या है, अलग अलग बच्चे हैं, बच्चे के क्लासरूम में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए, ठीक है, बच्चा अलग अलग तरीके का है, तो आप कौन सा शैक्षणिक रणनीति अपनाएंगे, आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि बच्चा अलग अलग जगह से आता है, अलग अलग तरीके का आता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, बच्चे को समावेशन करना पड़ता है। तो उचित समावेशन हम रखेंगे, ठीक है, ऐसी रणनीतियाँ रखेंगे। कौन सी रणनीति रखेंगे हम, उचित समावेशन। जैसे कि बच्चा को सुनाई नहीं दे रहा है, बच्चा को दिखाई नहीं दे रहा है, या बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो भी हम उसे सामान्य बच्चे के साथ रखेंगे, उसका हम समावेशन करके उसे एक ही क्लास में रखेंगे और उसे उस तरीके से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बाद में दिखाएंगे, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अब ऑप्शन हम आपको दिखाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। जो सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, इसको बताना है। अब आइए ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए आपका है कि मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। किसी एक ही रणनीति से तो हम कभी नहीं कर सकते, ठीक है। बी है आपका
कि यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। चलिए, ये कुछ हद तक हमें सही लग रहा है। अगला हम देखते हैं कि यह बच्चे की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता। पहचानता है भाई, क्यों नहीं पहचानना सीखना। डी आपका है कि यह शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों की पहचानने में मदद करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा मानसिक नहीं, हो सकता है कि कोई बहुत तेज बच्चा है, उससे कोई चीज़ें नहीं आ रही है, और कोई बच्चा तेज ना हो तो भी वो चीज़ें बता देता है, तो ऐसा चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो देखिए, जो अवलोकन होता है, सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है छात्रों में भय और तनाव पैदा करना। बी है असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना। सी है छात्रों के बीच तुलना करना। डी आपका है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। मूल्यांकन अगर आप कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, तो आपका एम क्या होना चाहिए, यही पूछा है। ठीक है, किसी बच्चे का मूल्यांकन का मतलब है कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ा दिया आपने, 2 चैप्टर पढ़ा दिया, अब बच्चे का मूल्यांकन करें कि बच्चे को कितना आया, कितना नहीं आया, कितना बच्चे को पढ़ाना चाहिए। तो आपका उद्देश्य इसमें से क्या होना चाहिए। क्या आप बच्चे के अंदर डर पैदा कर देंगे कि देखो हमने 2 चैप्टर पढ़ा दिया, अगर तूने पढ़ के नहीं आया तो समझ जाना। ऐसा तो हम नहीं करेंगे ना। असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करेंगे, नहीं भाई, कभी नहीं करेंगे। छात्रों के बीच तुलना करना, अब आप बताइए क्या तुलना करेंगे हम बच्चे का। देखिए, ये जो तुलना होता है ना, ये तुलना बहुत गड़बड़ चीज होती है। कभी भी हम तुलना बच्चे का नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, सहायता करेंगे। जैसे बच्चे को हम एक चैप्टर पढ़ा दिए, बच्चे ने आधा चैप्टर तो समझ लिया है, आधा चैप्टर नहीं समझ पाया है, तो हम बच्चे से कह सकते हैं कि अपने साथी से पढ़ लो, या फिर मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, जो हेल्प है, इसकी वजह से ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसे जो चीज़ें नहीं आ रही हैं हम उसे बताएं, ना कि हम उसे डराए धमकाएं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 15 क्वेश्चन। बाकी के हम क्वेश्चन बाद में देखेंगे, 15 क्वेश्चन नेक्स्ट डेट देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना करते हैं, और बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, बेल आइकन को क्लिक कर लिया करिए, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ अब तक ज़रूर पहुँचे। और प्लीज़ जो हमारे पुराने बच्चे हैं, उन्होंने, हमारी जो फैमिली है वो अभी 1.9 होने वाली है, तो आप सभी चाहेंगे तो जल्द से जल्द हम लोग 2K तक पहुंच जाएंगे। तो आप सभी प्लीज़ शेयर किया करिए वीडियो को, और लाइक भी किया करिए। अगर आप लाइक करते हैं तो उससे क्या होती है ना, वीडियो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, और हमें अच्छा भी लगता है, मोटिवेशन मिलता है। देखिए, मैं आपको अपने टाइम में से निकाल के मैं पढ़ा पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पढ़ा पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ अगर मैंने स्टार्ट किया है तो मैं डेली आपको 1-1, 2-2 वीडियो देके जितना मुझसे हो सकेगा मैं कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए एवरीवन, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।